कि तमाम तरह के जब ये आयोजन करते हैं कहीं पे भी किसी भी जगह, तब क्या कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होती। लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और इनकी जो तरीके हैं रोकने के खिलाफ हमको आज खड़ा होना पड़ेगा। तो हम आज सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हमारे मंच में जितने भी लीडर हमारे संगठन के मंत्री मौजूद हैं उनका स्वागत करते हैं और तमाम विभिन्न संगठनों के जो लोग यहाँ पे आए हैं उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे पत्रकार बंधु जो यहाँ पे मौजूद हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं और जो हमारे तमाम भाई जो हमारे बिरादराना संगठन जिन्होंने हमें बहुत मदद पहुंचाई और हम सब लोगों को एक आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया, इसके लिए हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं और इस सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद जी शर्मा जी। खुशी है कि बिल्कुल समय पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, साथी पिनाराई विजयन को लाल सलाम। साथी पिनाराई विजयन जिंदाबाद। केरल का सबसे साक्षर प्रदेश जिंदाबाद। मैं अब मंच पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर आयोजित होने वाली किसान सभा के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि साथी पिनाराई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उनको आमंत्रित करती हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। साथी पिनाराई विजयन। साथी पिनाराई विजयन के भाषण का ट्रांसलेशन अनुवाद हमारी चिर परिचित साथी सुभाषिनी अभी करेंगे। Dear comrades, revolutionary greetings to all the delegates and participants in this historic Edua National Conference. It is with immense happiness that I address this gathering, which consists of valiant fighters who strive for ushering in an era which will be marked by the progressive values of gender equality and social justice. I am aware that Edua all along recording है live recording of struggles, and that is why more and more sections of women get increasingly attracted towards this movement, which has always stood for the demands of women and fights in their defense. तमाम आई हुई महिलाओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन में मुझे यहाँ पर आपने बुलाया और अपनी बात आपके बीच में रखने का मौका दिया। मुझे मालूम है कि पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एक ऐसा संगठन है जो लगातार गरीब औरतें और तमाम औरतों के मुद्दों को लेकर के उनके अधिकारों को लेकर के लड़ता है। हमेशा ही हम लोग जनवादी महिला समिति के लोगों को संघर्षों के बीच में ही देखते हैं और यही कारण है कि आज तमाम औरतें देश में इस संगठन के प्रति आकर्षण महसूस कर रही हैं। In our country, the remnants of feudal values continue to exist, and along with the capitalist dispensation, it is highly detrimental to the high cause of women's liberation. The ideas put forward by such feudal mindsets
only pave way to ensure that women are restricted even in their domestic lives while they are already relegated to a secondary role in the public sphere. In these disheartening times, it is encouraging that our comrades under the banner of EDWA have resisted all such anti-women moves in the society at large, like moral policing, caste panchayats, and honor killings. They have also been in the forefront of protests against various anti-women measures imposed by the various state and central governments, be it budget cuts, wage inequality, attacks on their voting rights, and so on. On the much hyped National Food Security Act, which has a direct bearing on women as they manage the household of our country, the government did not raise the per capita availability of subsidized ration, even though the EDWA had vociferously campaigned for it. हम जानते हैं कि हमारे देश में एक तरफ पूंजीवादी उत्पीड़न की हमारी जनता शिकार है, लेकिन इसके साथ साथ सामंती उत्पीड़न भी मौजूद है और इसकी वजह से महिलाओं को उनके तमाम अधिकारों से वंचित रखा जाता है। घर के अंदर और घर के बाहर वो अपना सही स्थान नहीं ग्रहण कर सकती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ लगातार अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति संघर्ष कर रही है। इतना ही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि हमारी सरकारें, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों ही महिलाओं के खिलाफ तमाम नीतियों को लागू कर रही हैं। एक तरफ तो जो भी कल्याणकारी योजना है उनका पैसा काटा जा रहा है, दूसरी तरफ अन्न सुरक्षा का कानून बनाया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, जबकि महिलाओं ने लड़ करके अन्न सुरक्षा के कानून को पारित करवाया था, लेकिन आज उसका कोई भी फायदा उनको सरकार देने से बिल्कुल इनकार कर रही है। हम देखते हैं कि इन तमाम संघर्षों में हमारी जनवादी महिला समिति, चाहे वो खाप पंचायत हो, चाहे वो सरकार की नीतियां हो, हर तरह के संघर्ष में हमारी बहनें आगे हैं। हेलो, क्या चीज कमेंट क्या बोलना? अच्छा On the issue of honor killings, EDWA fought relentlessly for public hearings. On the issues of Dalit women, all EDWA state unions have organized conventions for the rights and against untouchability, even in the neighboring state of Uttar Pradesh, that has the higher number of atrocities against Dalits in the country. EDWA has been in the forefront of struggles for civic amenities, wages, food, employment, land, and against dowry and domestic violence. I salute the resilience and endurance of EDWA and its cadre that has given a fillip to women's liberation in our country. हम जानते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी जनवादी महिला समिति के लोग हर राज्य में और उत्तर भारत में हर मुद्दे के ऊपर अपनी आवाज उठाते हैं। बगल का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां महिला हिंसा चरम पर है,
वहाँ भी हमारी बहनें अथक परिश्रम कर रही हैं। हम देखते हैं कि हर सवाल पर हमारी बहनें, चाहे वो वेतन का सवाल हो, चाहे जमीन का सवाल हो, चाहे राशन का सवाल हो और चाहे वो घरेलू हिंसा का सवाल हो, हर सवाल पर बिना थके लड़ती हैं और मैं उनको सलाम करता हूं, उनके संघर्षों को सलाम करता हूं। I am sure that the spirited fighters of Adwa gathered here have several experiences to share. So how they have overcome inequality and violence through immense struggle. At the moment, I am reminded of the legendary leaders of Adwa like Godavari Perlekar, Papa Umanath and Sushila Gopalan, and the formative years of the organization working for women's rights and for the education, employment and status, along with issues like casteism, communalism and child rights. I recall the inaugural session of Adwa's 10th National Conference, which was held in Bodh Gaya, Bihar in 2013. It featured a special session titled Women Against Violence, Fighting for Justice, Resisting Violence, Claiming Rights, wherein women from across the country who had been fighting the battle against violence, discrimination and social injustice in various forms, which includes domestic and political violence, sexual assault, fight for land rights, fight against caste and communal discrimination, and against terrorism spoke. Their stories continue to inspire us. आज मैं जब यहाँ पर आपको देख रहा हूँ तो मुझे उन नेताओं की याद आती है जिन्होंने इस आंदोलन और इस संगठन की नींव डाली थी। आज हम गोदावरी परलेकर, सुशीला गोपालन और पापा उमानाथ को याद करते हैं और उनकी याद से हमको प्रेरणा भी मिलती है। मुझे याद है कि आपका जो पिछला सम्मेलन हुआ, 10वां सम्मेलन बोध गया में 2013 में, उस सम्मेलन में आपने एक सत्र रखा था जिसमें संघर्षशील महिलाओं का आपने अभिनंदन किया था और उसमें सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाली, जातिवाद के खिलाफ लड़ने वाली, हिंसा के खिलाफ लड़ने वाली और अपनी जमीन के अधिकार के लिए लड़ने वाली महिलाओं को आपने वहां पर सम्मानित किया था। जब हम उस बात को याद करते हैं तो हमें भी उससे प्रेरणा मिलती है। The BJP government has been in power at the center for 2.5 years now, and that they have failed to fulfill any of the Gazettean promises they made during the campaign for the 2014 general elections. They had projected Narendra Modi as the savior of Indian people, our own knight in shining armor, leading us rapidly to achieve it. The people believed in them, at least 31% of the people, and BJP got the majority in the Lok Sabha. On many occasions, during the campaign and after winning the elections, Modi has spoken about the women of this country and how the development of the nation is impossible without their development. His views on women are so generous that one might think that during the 2.5 years in the office, he must have worked tirelessly to improve the situation of Indian women in public and personal life. But on the contrary, the reality is that the BJP and the Prime Minister are only interested in making speeches and are not keen to transform their words into action. भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल से केंद्र में बैठी हुई है। हमने देखा था कि चुनाव में
नरेंद्र मोदी को जनता के मसीहा के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया गया था और ये कहा गया था कि ये वो मसीहा है जो भारत को विकास के रास्ते पर बहुत आगे ले जाएगा। 2.5 साल के अंदर हमने देखा कि एक भी वादा उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी सुबह से लेकर के शाम तक इस बात की घोषणा करते हैं कि महिलाओं के विकास के प्रति वो समर्पित है, उसके बिना देश का विकास नहीं हो सकता। ऐसा मालूम पड़ता है कि ये रात दिन महिलाओं के लिए ही काम करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो सिर्फ भाषण देना जानते हैं, गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए एक भी काम करना नहीं जानते और ना ही उन्होंने किया है। Bourgeois Indian politics has been toying with the Women's Reservation Bill for 18 years. The Women's Reservation Bill is amongst the many issues which have been met with either silence or vague promises by the Modi government. The BJP, in its manifesto, clearly mentioned that the party is committed to pass the bill in Parliament. It has been 2 years now, and the bill which has been passed by the Rajya Sabha is nowhere on the agenda of the Lok Sabha. They promised to bring it soon, but the definition to the word soon must be different from everyone else. Next year will mark the 70th anniversary of Indian independence, but the representation of women in the 16th Lok Sabha is merely 11%. The idea behind the Women's Reservation Bill was to improve the representation of women in Parliament as it has been done in Panchayat and urban local bodies. मोदी की सरकार ने ये वादा किया था और उनके घोषणा पत्र में भी ये बात दर्ज थी कि बहुत जल्दी वो महिला आरक्षण का कानून पारित करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी की परिभाषा मोदी की कुछ और है और हम लोगों की कुछ और है। 2.5 साल में भी उन्होंने उसका नाम नहीं लिया और लोकसभा के एजेंडे पर उस बिल को पारित करने की बात भी खत्म कर दी गई है। अगले साल हमारे लोकतंत्र को 70 साल पूरे हो जाएंगे और उस 70 साल में लोकसभा में केवल कुल सदस्यों में 11% महिलाएं हैं। ये जो कानून है इसको पारित करना अनिवार्य है अगर महिलाओं को हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उनका सही स्थान देना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार और दूसरी पूंजीवादी पार्टियां वो सब की सब महिलाओं के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर बिल्कुल मौन है। The BJP silence might have been tolerated as none of the previous governments had been very enthusiastic about increasing the participation of women in mainstream politics. But the BJP governments in the states of Rajasthan and Haryana have directly attacked the constitutional right to contest elections by putting arbitrary conditions on the qualifications of candidates in Panchayat elections. This assault has been strongly resisted by the democratic and progressive forces of the country. अगर केवल महिला आरक्षण के सवाल पर बीजेपी चुप होती तो शायद हम उसको माफ कर देते, लेकिन भाजपा की जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे वो हरियाणा की हो, उसने तो बेशर्मी के साथ और बेहुदे तरीके से महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर कुठाराघात किया है। इन दोनों प्रदेशों ने जो पंचायत के चुनाव हैं उनमें खड़ी होने वाली महिलाओं और गरीब लोगों के ऊपर तमाम शर्तें ठोक दी हैं, ऐसी शर्तें जिनको गरीब लोग कभी पूरा ही नहीं कर सकते हैं और इन शर्तों का नतीजा है कि गरीब लोग, दलित, आदिवासी ये अब पंचायत का चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। इसका विरोध पूरी देश की जनवादी जनता ने किया है और इसका आगे भी विरोध हमको करना होगा क्योंकि ये हमारे प्रजातंत्र के ऊपर हमला है। The BJP government in Rajasthan wrote an ordinance on 20th December 2014, just before the announcement of Panchayat elections in the state and the commencement of winter holidays in the forts.
In the ordinance, the government has made minimum educational qualifications of class 6th, 8th and 10th for different courts and having a functional toilet in the dwelling unit, mandatory to contest panchayat elections. Due to these conditions, a large number of people have been exempted to contest panchayat elections, especially that is women and minorities, because educational backwardness is more rampant among these sections. After all, that is why they are marginalized. This anti-constitutional move on the part of the BJP government in Rajasthan deprived almost 80% of the women in the state of the right to contest election. This figure was revealed by the petitioners Radha Bai and Kamala Megwal in the case against the Rajasthan government's ordinance. They did not find any relief from the court. As a result, many of the seats in different panchayats across Rajasthan are vacant because no eligible candidates were found. In many seats, candidates won unopposed because of this. This goes against the very concept of democracy. राजस्थान के अंदर सन 2014 में ठीक पंचायत के चुनाव के पहले राजस्थान की सरकार ने एक अध्यादेश निकाला और इस अध्यादेश के माध्यम से उन्होंने जो लोग पंचायत में काम आते हैं उनके ऊपर ये शर्तें अलग अलग तरीके से रखी कि 5वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए या 10वीं पास होना चाहिए और उनके घर के अंदर एक काम करने वाला शौचालय भी मौजूद होना चाहिए। अब लोगों को शिक्षा प्रदान करना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, शौचालय बनवाना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार शौचालय बनाती नहीं, लोगों को पढ़ने का मौका देती नहीं और फिर कहती है तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारे यहाँ शौचालय नहीं है, हम तुमको पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ने देंगे। इसका नतीजा हुआ कि 80% औरतें राजस्थान की पंचायत के चुनाव में लड़ने से बाहर रह गई, छूट गई। कितना बड़ा ये हमला है प्रजातंत्र के ऊपर। उस राजस्थान में आज बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि पूरे के पूरे गांव में कोई लड़ ही नहीं सकता था। और कितनी सीटें ऐसी हैं जहां बिना विरोध के निर्विरोध लोग जीत गए और उनको आज मौका मिल गया है इस गैर प्रजातांत्रिक प्रणाली का पूरा फायदा उठाने का। इसका हम विरोध करते हैं। A similar ordinance was brought by the BJP government in Haryana. It was stayed by the High Court of Punjab and Haryana. But the government surreptitiously placed it in the assembly as an amendment bill and without due discussion got it passed in a very undemocratic manner. The bill was amongst the last few agenda items and it was passed in a hurry with the governor signing it late at night. The next day, the Panchayat elections were announced. Adwa filed a petition in the Supreme Court against the amendment. But in a highly controversial judgment, it decided against the petition. The Rajya Sabha compelled the government to include a criticism of the Supreme Court's judgment in the President's address. Because of this anti-constitutional amendment, around 83% of the Dalit women and 67% of women from other sections have been excluded from contesting panchayat elections. हरियाणा में भी भाजपा की सरकार ने बहुत ही फरेब का साथ दे करके इस तरह का कानून बनाया। पहले जब उन्होंने अध्यादेश जारी किया इस तरह की शर्तों को रखने वाला, तो लोगों ने उसका विरोध किया और वहां की उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई। तो वहां की सरकार ने थोड़ा सा नाम में फेरबदल करके आखिरी दिन असेंबली के उसको पारित किया और आप सोचिए कि वहां के राज्यपाल ने आधी रात में उसके ऊपर हस्ताक्षर किया। इतनी इस बीजेपी को घृणा है प्रजातंत्र से और महिलाओं के अधिकार से। उसके बाद हमारी एडवा महिला समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दर्ज की, लेकिन हमें दुख है
कि एक विवादित निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा की सरकार की बात को सही ठहराया, लेकिन हम चुप नहीं बैठे, हम लड़ रहे हैं। और राज्यसभा के अंदर हमने सरकार को मजबूर किया कि जो राष्ट्रपति का भाषण होता है उसमें इस बात को दर्ज किया गया कि हरियाणा की सरकार ने बहुत ही गैर जनतांत्रिक काम किया है, प्रजातंत्र के खिलाफ काम किया है। तो इसलिए हमको भाजपा की असली नीयत और असली नीतियों के बारे में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। ये संविधान के खिलाफ है, समानता के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और महिलाओं के खिलाफ है। Apart from these anti-women moves at the state level by the BJP, the Modi government is also displaying its inherent ideological bias against women in its actions. The Union Minister for Women and Child Development, Maneka Gandhi, suggested making prenatal sex determination compulsory and then monitoring the mother. This suggestion was severely criticized by women's organizations as it goes against the PCP-NDT Act 1994. This law was created to tackle the inhuman practice of female foeticide. The law made it illegal for the doctors and ultrasound technicians to tell the parents the sex of the fetus. The doctors' lobby has been trying to get the onus removed from them for a very long time now, and the Union Minister has also gone on record to say that the very same thing. This shows exactly how serious the Modi government is in the matter of female foeticide. महिलाओं के बारे में मोदी सरकार का क्या दृष्टिकोण है, आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है लड़कियों का कम होना और लड़कों का अधिक होना। लिंग अनुपात लगातार हमारे देश के अंदर गिर रहा है और बच्चियों की भ्रूण हत्या लगातार बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए इस देश में कानून पारित किया गया कि जब बच्चा या बच्ची पेट में हो तो कोई भी डॉक्टर बता नहीं सकता है, इसका टेस्ट नहीं हो सकता है कि उस बच्चे का, उस भ्रूण का लिंग क्या है। लेकिन इस मोदी सरकार में जो महिला और बच्चे जो कल्याण मंत्री है मेनका गांधी जी, उन्होंने डॉक्टरों के दबाव में, डॉक्टरों के असर में आकर के ये कोशिश की कि एक नियम बन जाए कि हर गर्भवती महिला का टेस्ट हो और उसको भ्रूण का लिंग बताया जाए। और फिर उन्होंने कहा इसकी निगरानी की जाएगी कि फिर आगे क्या होता है। इसका जबरदस्त विरोध किया गया और इस चीज को रोका गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो सरकार भ्रूण हत्या को भी रोकने के लिए तैयार नहीं है और स्वार्थों के चक्कर में, उनके प्रभाव में नियम और कानून को बदल सकती है, वो महिलाओं की कितनी हमदर्द सरकार है। The Modi government with utmost pride announced the Beti Padhao, Beti Bachao scheme. According to reports, the Rajasthan government has closed down around 13,000 schools. This is the same state which has decided to make minimum education qualification essential for contesting the Panchayat elections. The female literacy rate in Rajasthan is just 52%, lower than the national average of 65%, according to the census of 2011. Shutting down government schools will have the most dire effect will be on the girl child, as they would not be allowed to go to schools in other villages or the ones that are very far. Even the Haryana government is considering shutting down the schools. मध्य प्रदेश। ये मोदी ने, आपको मालूम है, इस बात का ऐलान किया कि उनकी नीति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भाजपा की सरकारें क्या कर रही हैं? राजस्थान के अंदर 13,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पहले से ही वहां आधी महिलाएं अशिक्षित हैं। ऊपर से उन्होंने महिलाओं के चुनाव लड़ने के ऊपर शिक्षा को अनिवार्य भी बना दिया है और जो शिक्षा दे रहे हैं उसको बंद कर रहे हैं। अब लड़कियां
अगर दूर दूर गांव में जाएंगी स्कूल में पढ़ने के लिए, तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम कौन करेगा, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसी तरह से हरियाणा की सरकार ने भी सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। The Modi government has now presented one interim budget and two budgets. In the previous two budgets, the Integrated Child Development Services (ICDS) has seen huge budget cuts. This is same program which the government funds while highlighting their commitment to social welfare. Only women are employed under this program, and even though their working hours are similar to that of a common teacher, they are not considered workers. Yes, they are not recognized workers. They are not paid salaries, but an honorarium, which varies from state to state. Their condition under the rule of previous governments has not been very good either, but this government's decision to make massive budget cuts in the ICDS directly affect the people, that is, women employed under this scheme. In the budget for the year 2015-16, the allocation for the ICDS was cut down by 50%. This figure was provided by the Union Minister for Women and Child Development in the Lok Sabha. जहाँ तक सामाजिक योजनाओं की बात है, जो महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका मोदी जी ने क्या किया है। आप जानते हैं हमारे देश में आंगनवाड़ी महिलाएं बहुत सेवा करती हैं, गरीब बच्चों की, गरीब महिलाओं की, लेकिन सरकार उनके बारे में क्या सोचती है, उनको वेतन देने से इनकार करती है, उनको कर्मचारी मानने से इनकार करती है, उनसे लंबे लंबे घंटों तक काम कराती है, लेकिन वेतन देने में कतराती है। और पिछले साल जो आंगनवाड़ी ICDS का बजट है, उसको सरकार ने आधा कर दिया, आधा उसको काटने का काम किया। आज बहुत सारे राज्य हैं जहां आंगनवाड़ी महिलाओं को बहुत कम पैसा मिलता है और महीनों महीनों नहीं मिलता है। केरल में भी केंद्र सरकार ने पैसे को काटा है, लेकिन हम लोग केरला में हर महीने 1,000 रुपए का वेतन तमाम आंगनवाड़ी और दूसरी महिला कर्मचारियों को देते हैं। 10,000 देते हैं। अब ज्यादा ताली बजाओ दोनों हाथ से। 1,000 तो दूसरी जगह लोग मांग रहे हैं और केरला की सरकार 10,000 रुपए दे रही है और हर महीना मिल रहा है हमारे आंगनवाड़ी को, मिड डे मील वर्कर को और तमाम योजनाओं में काम करने वाली महिलाओं को। In the general budget for the financial year of 2016-17, this scheme saw another decrease of around 6%. A woman's labor under the patriarchal system never amounts to anything. It has always been called her service and love for the family and society or an integral part of who she is. It is argued that such service can never be reimbursed in any monetary form. Doing so would be dishonoring the woman. Women employed under this scheme are already struggling to survive as they get an utterly meager amount of money as honorarium. These budget cuts are sure to make their survival even more difficult. These were a few examples of how the Modi government, along with the state governments run by his party, is betraying the women through formal means. तमाम परियोजनाओं में काम करने वाली महिलाएं, वो चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे पैरा नर्स हो, पैरा टीचर हो या रसोईया हो, इनके काम को काम नहीं समझा जाता है। कहा जाता है कि महिलाओं के तो कर्तव्य है, उनका धर्म है सेवा करना। ये महिलाएं सेवा कर रही हैं, ये काम नहीं कर रही हैं, इसलिए इनको मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए, इनको भूखा रखना चाहिए। ये सरकारों का दृष्टिकोण है और व्यवहार में भी यही हो रहा है कि इन तमाम परियोजनाओं पर
जो खर्चा होता है सरकार की तरफ से उसमें कटौती हो रही है। इसका मतलब यह है कि इन महिलाओं को जो पहले मिलता था आगे वो भी नहीं मिलने वाला है। ये मोदी सरकार आज गरीब महिलाओं से कह रही है। The last brazen violation of all democratic norms and institutions was conducted by the Modi government through the mere rhetoric against black money, which was the most brutal and ruthless attack on the lives and livelihoods of our people, which manifested as demonetization. That major misstep tore asunder the lives of the poor across India, promoting inequality on a scale unprecedented since independence. In my lifetime, truly nothing has been as devastating in our country. I am not forgetting the economic reforms of 1991 that has led to all this, or the national emergency declared in 1975 either. We should not forget that the impact of demonetization was most fiercely felt on women, as they are the most vulnerable sections when the family budget is affected. Even in the long queues before banks, most of them are women. The first casualty of this historic blunder was also a woman. Anger is rife across the country, particularly among the women, and the time is ripe for us to translate it into political action. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा हमला कभी भी गरीबों के जीवन पर नहीं देखा है जितना बड़ा हमला अभी मोदी ने किया। कहने को काले धन के खिलाफ किया है, लेकिन वो हमला है गरीबों के खिलाफ जो नोटबंदी की है। यूप में हमने और आपने उसका महसूस किया है। ये नोटबंदी क्या है? ये हमारे लिए इमरजेंसी और तमाम चीजों से भी ज्यादा घातक है। इस नोटबंदी ने गरीब और अमीरों के बीच की खाई को और भी ज्यादा जबरदस्त कर दिया है और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और हम देखते हैं कि इस नोटबंदी का असर, इसका दुष्परिणाम सबसे ज्यादा औरतें और गरीब औरतें ही झेल रही हैं। लाइन में हम देखते हैं औरतों को खड़ा। हमने ये भी देखा कि इस नोटबंदी की लाइन में सबसे पहले मरने वाला भारत का नागरिक एक महिला थी और आज भी महिलाएं मर रही हैं और आत्महत्या भी कर रही हैं। ये जो एक बहुत ही क्रूर हमला हुआ है महिलाओं के ऊपर और गरीबों के ऊपर, हमें चुप बैठ करके इसको बर्दाश्त नहीं करना है। ये एक मौका है हमारे संघर्ष को आगे बढ़ाने का। We have assembled here in Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, not too far away from the RSS center in Nagpur. Clearly, this state under the BJP has suffered under the sustained attacks orchestrated by the RSS. Vyavam, the largest case of corruption with regard to PSC in the country, in which more than 3,000 cases were charged and 1,800 people were arrested, is still fresh in our minds. The murder of around 50 people connected with Vyavam haunts our country's conscience. The mystery surrounding the case and lack of proper investigation clearly points to the fact that Vyavam was orchestrated by brains elsewhere and deeply influential in the state. Had it not been for the life-risking interventions of whistleblowers, this would be remained as calm unnoticed. The agenda behind scams like Vyavam, orchestrated by the RSS, is clear for all of us to see. By appointing people subservient to the Sangh Parivar in the bureaucracy, a state machinery is being built to carry forward the Sangh's agenda, which would clearly be anti-women, anti-Dalit and anti-minority, as we have seen thus far in their history. We have to resist such devious attempts to destroy the secular fabric of our country. हम लोग आज मध्य प्रदेश की राजधानी में इकट्ठा हुए हैं। ये राजधानी
आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्र नागपुर से बहुत दूर नहीं है और इस प्रदेश के अंदर हमको बहुत साफ तरीके से आरएसएस राष्ट्रीय स्वतंत्र सेवक संघ और नागपुर का मार्गदर्शन दिखाई देता है। इस प्रदेश में तमाम हमले महिलाओं, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों के ऊपर होते रहते हैं। यही नहीं, देश का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कांड, जिसको व्यापम घोटाला कहते हैं, जिसमें 3000 चार्जशीट फाइल हुई है, 1800 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 50 लोग जो इसमें व्याप्त थे उनकी हत्या कर दी गई है, मतलब ताकि उनकी जबान, उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। ऐसा बड़ा घोटाला कभी भी देश में देखा नहीं गया है, लेकिन अगर कुछ बहादुर लोग सामने आकर के इसका खुलासा नहीं करते तो पूरी तरह से इसको दबा दिया जाता। इसका मतलब है कि इस घोटाले के पीछे बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े लोगों का हाथ है, नेताओं का हाथ है और उनके पीछे उनसे भी बड़े लोग हैं, उनका भी हाथ है। लेकिन आरएसएस और उसका प्रचार का तंत्र घोटाले की बात को पूरी तरह से दबाने में लगा हुआ है और हम जानते हैं कि मौजूदा सरकार अपनी सोच के लोगों को प्रशासन के हर अंग में भर रही है, सीबीआई में भी भर रही है। इसलिए सीबीआई की जांच भी बिल्कुल ठप हो गई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि व्यापन का क्या हो रहा है। बाकी प्रशासन में भी आरएसएस के दिमाग के लोग भरे जा रहे हैं और उनका ही एजेंडा इस प्रदेश में और दूसरी जगहों पर आगे बढ़ाया जाएगा। इनका एजेंडा क्या है? महिलाओं पर हमला करना, आदिवासियों और दलितों पर हमला करना, अल्पसंख्यकों पर हमला करना, ये उनका एजेंडा है और उनकी चुनौती हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। Stories of police encounters emerge from different parts of the country. BJP governed states are notorious for fake encounters. Reports have come in from several quarters that the recent incident in Bhopal, in which 8 Muslim under trials were shot dead in cold blood, was a fake encounter. Stories of jailbreak have long been published. In the jail, with a capacity of 2,650, there were 3,400 inmates, and it is astounding that 8 under trials escaped without anybody noticing them. It is mysterious that the CCTV and searchlights in the watchtowers went out at the same time. The question of how they jumped a 32 feet behind wall using just sticks तूने ये भी पहन रखा है, कहीं बैठ भी नहीं सकती पीछे से ढक के। unanswered. The audio recordings which mentions that the game is over and all 8 are dead, and Shivraj Singh Chauhan's statement expressing concern on how long can they stay as under trials clearly points to this incident having been a planned and executed fake encounter. Fake encounters, particularly against the minorities, have become repeated instances in BJP-ruled states. Fake encounters like Sohrabuddin Sheikh, Israt Jahan, and communal pogroms in Gujarat when Modi was the Chief Minister, there are not distant memories. Such serious violations of human rights is in tandem with the RSS brand of nationalism, which creates a sense of otherness among the minorities of our country and alienates them. Such attacks on the minorities is one such a skewed notion of nationalism feeds and survives on. The communal dispensation of the RSS and the BJP across the country, and particularly in this state, will surely face the people's wrath
in the times to come. भाजपा शासित राज्यों में फर्जी मुठभेड़ एक आम बात हो गई है। हाल में ही भोपाल के अंदर एक ऐसी मुठभेड़ हुई जिसमें 8 मुस्लिम युवक जो जेल में बंद थे, जिन पर मुकदमा चल रहा था लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ था, उनको बहुत ही झूठ भोंडे तरीके से पुलिस ने गोली मार करके उनकी हत्या की। एक बहुत बड़ा सवाल है कि उस जेल में जहां पर वो 8 सालों में बंद थे, वो निकल करके भागे कैसे? हो गई। लेकिन उसके बाद जो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें लोग क्या कह रहे हैं? उनको मारने के बाद एक पुलिस वाला कह रहा है इनका खेल तो खत्म हो गया। मुख्यमंत्री कहते हैं अरे हम कब तक उनको जेल में रखते बुझाट होते। इस तरह की बातों से हमारा विश्वास बढ़ता है कि ये फर्जी मुठभेड़ थी, और फर्जी मुठभेड़ इनके शासन में कोई नई बात नहीं है। गुजरात के बहुत ही भीषण दंगों के बाद हमने इशरत जहान और सोहराबुद्दीन के फर्जी मुठभेड़ की बात को सुना। हमको समझना चाहिए कि ये मानव अधिकारों का हनन है, ये राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। किसी समुदाय को दुश्मन घोषित करके राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना कभी भी देश को मजबूत नहीं कर सकता है, और हम इसको कभी मानने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस तरह के अत्याचार इनकी सरकारों में बढ़ेंगे और जनता का गुस्सा बढ़ेगा, और जनता के गुस्से का असर भी भाजपा की सरकारों को बर्दाश्त करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। The Renaissance movement in Kerala and the left movement in Kerala, which came close on its heels, did a lot for the emancipation of women from the clutches of the age-old subjugation, which manifested in a variety of taboos and traditions. For example, women were not allowed to get out of the harems even in the initial decades of 20th century. It was mandatory for them to keep themselves behind the wheel. It was the left movement which brought them out of this dark period. Undoubtedly, it is the left that has paved the way for their acceptance in the mainstream of social life. The intervention of the successive left governments in Kerala ensured equal opportunity in the fields of education, healthcare, etc. Women's success stories in traditional industry and self-help groups in the state have become an inspiration to the world. The present LDF government follows in this tradition and is establishing a separate department for the welfare of women. केरला के अंदर भी एक जमाना ऐसा था इसी सदी की शुरुआत में जब औरतों की हालत बहुत खराब थी। औरतें पर्दे में रहती थी, घर से निकल नहीं सकती थी। लेकिन केरला में खास तौर से जो वामपंथी आंदोलन है उसने समाज सुधार की बात को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया और महिलाओं की हालत में बहुत सुधार आए। आज महिलाएं शिक्षा, आज और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी तरह से वो सरकारी सुविधाएं हासिल कर सकती हैं। तमाम महिलाओं ने बहुत बड़ा मुकाम भी हासिल किया है और तमाम उद्योगों में बचत गुट के मामले में केरला की मिसाल पूरी दुनिया में जानी जाती है। हमने जो अब सरकार बनाई है, वामपंथी जनवादी सरकार, हमने तय किया है कि महिलाओं के हित में ये एजेंडा हम भी आगे बढ़ाएंगे और महिला कल्याण का हमने अलग से विभाग भी स्थापित किया है। We are also trying to ensure that the title deed of both land and house allotted as part of the LIFE project
which is being launched will be in the name of the women in each household. While we promised school uniforms to students, we were also providing a boost to the handloom sector, whose majority employees are women. When we opened up shutdown cashew factories, it primarily benefited women as they formed the bulk of its workforce. We are also committed to women's security and have initiated Pink Police Patrol and have started appointing women as station house officers in police stations so that women need not have any fear in approaching the police for any help. हमने जमीन और घर का पट्टा, ये बात सुनिए आप लोग, केरला में हमने जमीन और घर का पट्टा महिलाओं के नाम पर किया है, सिर्फ पति के नाम पर नहीं, पत्नी के नाम पर, और अगर एकल महिला है तो एकल महिला के नाम पर भी हमने पट्टा किया है। जहाँ पर औरतों को रोजगार मिलता है वहाँ भी हमने कोशिश की है कि उनको ज्यादा काम मिले। जो तमाम छोटे उद्योग बंद थे उनको हम खोल रहे हैं, उनको चालू कर रहे हैं। जो हथकरघा उद्योग है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ भी महिला हिंसा की कोई घटना होती है हमारी सरकार बिल्कुल बिना किसी प्रकार की देरी या समझौता किए उसमें हस्तक्षेप करती है, सजा सुनाती है। और हमने थानों में भी महिला पुलिस को, जो थाना इंचार्ज होता है, थाना अध्यक्ष होता है, वो जगह दी है ताकि निडर होकर के महिलाएं थाने में जाकर के अपनी रिपोर्ट लिख सकें। The slogan of this conference, stand up and fight for rights, uniting women, defending democracy, attains greater significance. On behalf of the people of Kerala and my own behalf, I take this opportunity to extend good wishes to this Edua conference, which will surely be of great historical significance. Once again, revolutionary greetings to all of you. Thank you very much. आपके इस सम्मेलन का नारा है, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, आप लोग सब एक हो जाओ और जनतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखो। ये आपका नारा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन में आप जो फैसले लेंगे और इसके बाद जो संघर्ष करेंगे, इन नारों को आप साकार करने का काम भी करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर मैं अपनी खुशी व्यक्त करता हूँ कि यहाँ आने का आपने मौका दिया। मैं आपके सम्मेलन की शुभकामनाएं करता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अभी हमारी जनवादी महिला समिति की जो नेत्रियां हैं उनको भी अपनी बात रखनी है, उनकी बात सुनिए, ताकि हम अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए किस तरीके से अपने संघर्ष को आगे ले जाएं, ये हमें समझने को मिलेगा। आप वहीं बैठ जाइए, आपको पानी वहीं मिल जाएगा, आप वहीं बैठ जाइए प्लीज, बहनों वहीं बैठ जाइए। मैं अपने इस सभा की अगली वक्ता के रूप में हमारी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय महासचिव जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, जनवादी महिला समिति जिंदाबाद। 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल करो। कोविड पिनाराई विजयन जिंदाबाद, कोविड पिनाराई विजयन जिंदाबाद, कोविड पिनाराई विजयन जिंदाबाद, कोविड पिनाराई विजयन जिंदाबाद, कोविड पिनाराई विजयन जिंदाबाद।
सुनने के लिए शांत बैठे हैं। आदरणीय अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की इस रैली की अध्यक्षता साथी मालिनी भट्टाचार्य, हमारे संगठन की वरिष्ठ नेता साथी वृंदा काराट, साथी सुभाषिनी अली, हमारे संगठन की मध्य प्रदेश की राज्य की सचिव साथी मीना, साथी संध्या, और हमारे डेलीगेट्स और हमारे ऑब्जर्वर्स और यहाँ पर उपस्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के सचिव साथी बादल सरोज और मध्य प्रदेश के अलग अलग कोने से आए हुए प्यारे बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं अपने संगठन अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से मध्य प्रदेश की जनता को, जिन्होंने हमारे सम्मेलन को यहाँ पे करवाया है, कि नोटबंदी का इमरजेंसी जो लगा हुआ था उसके बावजूद हमारे सम्मेलन को करवाया है, उनको आभार का सलाम पेश करती हूँ। साथियों, अभी जैसे बताया हमारे साथियों ने भी, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति वो संगठन है जिसकी बुनियाद आजादी के आंदोलन की नेतृत्वकारी योद्धा कैप्टन लक्ष्मी सहगल, पापा उमानाथ, कनक मुखर्जी, अहिल्या रांगलेकर, स्वराज्यम अक्का, उन महिलाओं के द्वारा रखी गई इस संगठन की जो नींव है। और हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है साथियों कि जिस दिन का यह संगठन बना है और आज तक इस देश के अंदर कहीं पे भी अल्पसंख्यकों के, दलितों के, कर्मचारियों के, यहाँ पे दुकानदारों के, मजदूरों के कोई भी आंदोलन अपनी न्याय की आवाज के लिए जो उठे हैं, उस आवाज के अंदर ललकार का धागा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने डाला है साथियों। और कल आप इसकी बानगी हमारे उद्घाटन सत्र में आकर देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल आम गांव की औरतें, मोहल्लों की औरतें यहाँ पे हर तमाम तरह की जो हिंसा है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पूरे देश के अंदर मुंह तोड़ जवाब दे रही है हमारी बहनें जो है। साथियों, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को आजादी के आंदोलन में नहीं पहचाना गया हो, बखूबी पहचाना गया था उसको, और उसको खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जो है उन्होंने पूरा हिंदू कोड बिल के रूप में एक पूरी तैयारी की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने उस बिल के साथ गद्दारी करी और उस बिल को पास नहीं होने दिया, जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने आक्रोश में जो है वो अपने संसद से और अपने मंत्रियों से इस्तीफा देना पड़ा साथियों। और हमें शर्म आती है इस बात को याद करके आज कि उस समय में कुछ महिलाओं ने भी बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया था उस समय के ऊपर। बहनों, आज का जो दिन है उस गद्दारी की वजह से जो हमारी लुटी पिटी स्थिति बनी हुई है इस देश के अंदर, आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार अपराध जो होते हैं, आज उसके ऊपर क्या करें, आज उसके ऊपर बोझ बना रहे हैं ये लोग। क्या मोदी ने जब सत्ता में आने लगा बहुत हुए महिलाओं पर अत्याचार, अब लाओ मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार आ गई, 2.5 साल हो गए, महिलाओं की क्या स्थिति है? अभी रखा गवर्नमेंट पिनराई विजयन ने कि किस तरह से उनके हक के कानून को यहाँ पे खोखला किया जा रहा है। यहाँ पे आंगनबाड़ी की महिलाएं, आशा वर्कर, उषा वर्कर, सबको जो है भूखों मरने के लिए बजट में कटौतियां की जा रही है। महंगाई जो है वो आए दिन दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ती जा रही है। ये जो सारे मसले हैं, इन सभी मसलों के ऊपर हमारा सम्मेलन जो है 4 दिन तक विचार करेगा और आंदोलन की रूपरेखा बनाएगा आगे। और इस मौके के ऊपर साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ मध्य प्रदेश के लोगों को कि जो हमारे आंदोलन की रूपरेखा बनेगी उसके अंदर हम जो है मध्य प्रदेश के समाज सुधारक, यहाँ के क्रांतिकारी, यहाँ के जर्रे जर्रे के अंदर जो संघर्ष की भावना है वो भावना उसके अंदर शामिल करेंगे साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ 2 लाइनें अपनी बहनों से करते हुए मैं अपनी बात जो है वो खत्म करती हूँ।
धन्यवाद जगमती जी। जगमती जी के ओजस्वी भाषण के बाद अब मैं जिस संघर्ष की बात जगमती जी कर रही थी, जिस संघर्ष के बारे में हमारे साथी पिनराई विजयन ने आपको बताया कि किस तरीके का संघर्ष किन मुद्दों पे हमको करना है, एक उसी तरह का संघर्ष हमारी एक बहन राधिका वेमुला कर रही हैं। रोहित वेमुला के बारे में हम सब जानते हैं, एक ऐसा मेधावी छात्र जिसने सरकार के बेशर्म और अमानवीय रवैये के चलते जिस तरीके से अपनी जान गंवाई, उसकी मां अनवरत संघर्ष कर रही है। जनवादी महिला समिति पूरे देश में राधिका वेमुला जी का उनके संघर्ष में न केवल साथ दे रही है, बल्कि आगे आके उस संघर्ष को आगे बढ़ा दे रही है। ऐसी राधिका वेमुला को मैं इस मंच पर आमंत्रित करते हुए मध्य प्रदेश की जनवादी महिला समिति को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। राधिका वेमुला जी। हमें बहुत खुशी है कि राधिका वेमुला जी तेलुगु में अपनी बात रखेंगी और उनके भाषण का अनुवाद रोहित के मित्र रियाज करेंगे। रियाज जी। तमिल हिंदी। नमो बुद्धाय। అందరికీ జై భీములు। आप सबको नमो बुद्धा और जय भीम। ఈ 11వ సంవత్సరం అయినందుకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు। आप सभी को ఐద్వా की 11वीं सालगिरह पे शुभाकांक्षలు। ఇక్కడ వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, బృందా కారక్ గారికి, మిగతా పేర్లు నాకు తెలియవు, కానీ ప్రతి ఒక్కరికి నా నమస్కారాలు। यहाँ पे आई हुई स्टेज पे बैठी सभी माओ को मेरा धन्यवाद। నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आप सबको बहुत खुशी आपसे मिली। ఈ యొక్క 2016 సంవత్సరం చరిత్రను నిలిచిపోతుంది। ये 2016 जो ये साल है, ये सबको यादगार रहेगा। ఎందుకంటే రెండు విషయాలు ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాలి। ये साल में दो विषय हम लोगों को सब तरह से अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। ఈ యొక్క ఫ్యాసిస్ట్ రాజ్యాన్ని నరేంద్ర మోడీని ఎదిరించడం, మరి యువతలో చైతన్యవంతం రావడం, మరి యువతలో చైతన్యవంతం రావడం ఒక వంతు అయితే, इस साल में हम लोग जो बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ जो नारे जो भी चल रही है अभी, उसके स्टूडेंट्स की तरफ से जो उनके खिलाफ बात कर रही है, ये मुद्दों पे हम लोग मैं बात करना चाहती हूँ। ఎన్నో విశ్వవిద్యాలయాల్లో నుంచి విద్యార్థులు జా కమిటీలను స్థాపించారు। हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स अपने जा कमेटी बना चुके हैं। అవి అన్ని మనువాద వ్యతిరేక శక్తులన్నింటినీ కూడబెట్టుకొని పనిచేయడం అనేది ఈ భారతదేశ చరిత్రలోనే ఇదే మొదటిసారి। वो सब हिंदुस्तान के पूरे जा कमेटी एक होके और मनुवाद के वालों के खिलाफ लड़ने के लिए इस साल का बहुत उसका महत्व है। రెండో విషయం ఏంటంటే, రెండు విభిన్న సిద్ధాంతాలైన అంబేద్కరిజం, లెఫ్టిజం కలిసి పోరాడడం అనేది ఈ భారతదేశ చరిత్రలోనే सुवर्णाक्षरालతో రాయబడాలి। और एक बात है कि जो दो अलग अलग नारे है, वो है कि अम्बेडकरिज्म और फैसिज्म दो मिलकर एक साथ इस बात पे आके खड़े हो गए कि इनके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो गए। ఈ కలయిక ఇలాగే కొనసాగాలని, మన అందరము సమానమే అని పోరాడిన మన రాజ్యాంగ నిర్మాత అయిన డాక్టర్ బడుగు వర్గాల ఆశాజ్యోతి అయిన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను సాధించుకోవడం, మనందరము కలిసి ముందుకు పోవటము, ఇదంతా మనందరం కలిసి చేద్దాము।
जो बाबा साहेब अम्बेडकर के राह पे जाके हम लोग अपने आम आदमी की आजादी और हम लोग के हकों के लिए आगे बढ़ के हम लोग अपने आगे बढ़ते रहे, इसी तरह साथ हो गए। మన ఈ జై భీము లాల్ సలాం అనే నినాదంగానే ఉండకుండా కలిసి మనం మన హక్కులను సాధించుకుందాం। ये लाल सलाम जय भीम दो अलग अलग नारे नहीं है, ये एक ही नारे है और इसी के साथ हम लोग आगे जाके हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे। మనందరం కలిసి మన బహుజన సమాజాన్ని స్థాపించుకుందాం। हम लोग साथ साथ मिलके हम लोग अपने बहुजन की अपनाएंगे, स्थापित करेंगे। ఇది ఇట్లా పెట్టితే ఆ రోజు నా రోహిత్ చనిపోయినప్పుడే నేను మీడియాలో ప్రతి ఒక్క యూనివర్సిటీలో పిల్లలు చదివే అంతటి వరకు ప్రతి ఒక్క అమ్మ బయటికి రండి, నా రోహిత్ని మీ అబ్బాయిగా భావించేసి మనం పోరాడదాము, ప్రతి ఒక్కళ్ళు బయటికి రండి అని నేను ఆ రోజు మీడియాలో నేను పిలిచినా కూడా ఏ ఒక్క అమ్మ బయటికి రాలేదు। దానికి ప్రతిఫలము నజీబ్ మయమవటం। इससे पहले भी मैं रोहित के डेथ के बाद बोल चुकी हूँ कि हर एक माँ अपने बेटों के साथ खड़े हो और अपने बच्चों के साथ खड़े हो। अगर उस दिन पूरी माँ अपने बच्चों के साथ रहते तो आज एक और घटना जैसे नजीब की ऐसी हालत ना होती थी। ఆ రోజే కనుక అందరూ బయటకు వస్తే ఈ రోజు నజీబ్ మన ముందు బ్రతికి ఉండేవాడేమో। నజీబ్ని చంపేసేవాళ్ళు కాదు। अभी जब उसी दिन अगर कोई सब लोग आते थे तो आज नजीब की हालत ना होती थी। యువతలో చైతన్యం వచ్చింది కాబట్టి మహిళలు तो उसी को हथियारे गए थे। अभी मोदी जी ने तो लाइनों पे लगा के नोटबंदी पे ये लगा के पूरे 100 लोगों तक मार चुके, उनको क्या कहे, उनको हत्यारे ना कहे। ఈ మోదీ గారికి ఒక్క నిమిషం కూడా ప్రధానమంత్రి సీట్ మీద కూర్చునే అర్హత లేదు। मोदी जी को प्रधानमंत्री के पीठ पर अभी रहने के ये भी नहीं है, वो फौरन उतर जाए। వచ్చి రాగానే మైనారిటీస్ ని ఎంతో మందిని చంపేశారు। తర్వాత అమ్మ కడుపులో మంట పెట్టాడు, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ నోట్లో నేసి పెట్టేసి ఎంతో మందిని చంపుతున్నారు। మళ్ళీ మహిళల మీద ఈ బంగారం అంత ఉండకూడదు మీకు। अभी तो बीजेपी भाजपा गवर्नमेंट आते ही माइनॉरिटीज पे उन पे अत्याचार करने लगी और उनसे वहां से लेके स्टूडेंट्स पे गई थी, वहां से उनके बेटों को उनको बच्चों को खो के अभी तो माँ बहुत सदमे में, और फिर वो आके अभी औरतों पे बड़े अत्याचार के लिए खड़े हो गए कि नोटबंदी करके आप किसी के खिलाफ खड़े हो जाओ पर औरतों के खिलाफ मत करिए क्योंकि आप तो सत्ता में भी नहीं रह सकते। ఒకసారి రోహిత్ చనిపోయినప్పుడు మీకు భార్య బిడ్డలు లేరు కాబట్టి పిల్లల్ని చంపారనేసి దేశం అంతా అనుకుంది, మళ్ళీ నజీబ్ని అలానే చేశారు। మళ్ళీ ఇప్పుడు భార్య పిల్లలు ఎవరు లేరు కాబట్టి మీకు అసలుకి ఫ్యామిలీనే లేదు కాబట్టి ఇట్లా ఆడవాళ్ళ బంగారం మీద పడుతున్నారని ఇప్పుడు దేశం అంతా అనుకుంటుంది। మీరు వెనక్కి తీసుకోండి ఆ బంగారం విషయంపై। अभी तो रोहित के मरते ही अभी तो रोहित के मरते वक्त जब ही मम्मी ने बयान दिया था कि आपको तो वो दर्द नहीं मालूम क्योंकि वो तो अभी बीवी बच्चे वाले नहीं है, और वैसे ही अभी ये औरतों पे अत्याचार ना कीजिए क्योंकि अभी तो उनकी घर वाले भी कोई नहीं है जो उनको पता नहीं है कि महिलाएं क्या बाहर नोटबंदी पे क्या झेल रही है। మోడీ గారు మీ ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత మీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది, మీరు జాగ్రత్తగా పరిపాలించుకోవాలన్న ఉద్దేశం లేకుండా మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు ఈ భారతదేశం జాగా అంతా మీదైనట్టు ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ ఎక్కడో వలస నుంచి వచ్చేసి ఇక్కడ మీ కాలకాడ పడినట్లు మీరు అలా ప్రవర్తించేసి అట్లా పరిపాలించకండి। ఎప్పటికైనా మేలుకోనండి, మీరు వాళ్ళ మాట వీళ్ళ మాట వినేసి పరిపాలించండి, మీ సొంత నిర్ణయాలతో మీరు మేలుకొనేసి మీరు పరిపాలన జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే కొంచెం మీకు మంచిది। इतने सालों के बाद तो सत्ता में आए हुए हैं, अभी अगली बार इलेक्शन भी आने वाले कि ये मत सोचिए कि पूरे भारत देश आपके इस पे चलने वाला है, आपको अगली बार वोट का बदले में हम लोग जवाब देंगे, चुनाव भी आने वाले हैं। లేదంటే వెనక్కి మళ్ళీ ఛాయ్ దుకాణానికి మీరు వెళ్లే పరిస్థితి వస్తుంది। మా మహిళలందరూ తప్పకుండా మిమ్మల్ని అలాగా చేస్తారు। మహిళలు